हम लोग 5.3 में पिछले दिन 11 नंबर प्रश्न तक पढ़े थे। आज 12 नंबर का सवाल हम लोग पढ़ेंगे। हमारा सवाल है, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, यानी 6 से भाग लगने वाली संख्याएं टोटल कितनी होनी चाहिए? 40 और उनका योग। तो इससे हम एपी बना सकते हैं आसानी से। एपी 6 से भाग लगने वाली कौन कौन संख्या होगी? 6, 12, 18, 24, यही ना होगा। लेकिन ऐसे कितने संख्या होंगे? 40 पदों तक। कहाँ तक? और इसका योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने के लिए एपी जब हमें प्राप्त है तो प्रथम पद दिख रहा है, क्या है इसमें? प्रथम पद 6 है। डिफरेंस भी इसमें क्या हो जाएगा? सार्वंतर भी देख रहे हैं। 6 दूना 12, 18, 6 का अंतर ही है ना? 12 घटा 6। इसमें नंबर दिया हुआ है पदों की, कितना? 40। पदों की संख्या 40 है। पदों की संख्या 40 है, जिसको हम n बोलते हैं। तो क्या ज्ञात करना हमारे प्रश्न में? योग, घन पूर्णांकों का योग। तो योग, ये तो घन पूर्णांक है ही ना। क्या होता है? पदों का योग बराबर एपी के n पदों का योग एस एन बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n/2, n के बदले में हमारा जवाब पहले से है 40/2 इंटू 2a, ए के बदले में भी हम जान रहे हैं 6, फिर n के बदले में फिर कितना है? 40 घटा 1, डी का मान भी हमारे पास क्या प्राप्त है? 6। अब सब मान रख दिए, बोर्ड मास की तरह क्रिया कर लिए। 2 से 40 कितना बार में कट गया? 20 बार में। 20 बार में कट गया। इधर हो गया 6 दूना 12 प्लस 40 में 1 घटेगा 39 गुना 6, इन करना है। तो 20 इंटू, अब देखो 39, ये पहले गुना क्रिया करेंगे। गुना करेंगे कितना हो गया? 6 गुना 39, 6 नमा 54 के 4 बाकी 5, 6 18, 5 23, 234 में फिर कितना जोड़ना है? 12। तो 20 को गुना कर देंगे 234 जोड़ 12 से 246 हो गया। 246 को 20 से गुना करेंगे तो हो गया 24 दूना 48, 592 पर 1 जीरो हो जाएगा। 24 दूना 48, 49, ये ना होगा 4920। यही हो गया हमारा एपी के। ऐसे एपी जो 40 घन पूर्णांक बनाती है 6 से भाग लगने वाली। प्रश्न है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, 15 गुणज का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। अब एपी अगर बनाएंगे हम, इससे एपी बनाएंगे तो क्या बनेगा? एपी 8, 16, 24, यही बनेगा। कितना पदों तक? 15 पदों तक ना। अब प्रथम पद हो गया, इसमें भी हमारा प्रथम पद 8, प्रथम पद हो गया 8, सार्वंतर भी 16 में घटाएगा 8, 8 सार्वंतर 16 घटा 8, 8 ना। अब पदों की संख्या 15, पदों की संख्या 15, पदों की संख्या n बराबर 15। इसीलिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेम सूत्र है वही, सारा मान दिया हुआ है। n के बदले में कौन मान? 15/2 इंटू 2, ए के बदले में कौन मान? 8 प्लस फिर n के बदले में 15 घटा 1 इंटू डी के बदले में फिर 8। कोई दिक्कत नहीं। 15/2 कर दिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे ब्रैकेट में। 8 दूना 16 प्लस 15 में घटेगा 14 गुना 8। अब इसका कर लो क्रिया, देख लो। 15/2 इंटू 16 प्लस 14, 8 बलोतर से कितना होता है? 112। अब दोनों मिला देते हैं। 15/2 गुना 112 में 16 जोड़ेंगे तो 128, 2 से कटाएंगे 128 को तो 64 बार में कट गया। 2 से
64 बार में। तो 15 चौके 60, 15 गुना 64 करेंगे, 15 चौके 60, बाकी 6, 15 6 के 90, 6 96। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नंबर प्रश्न है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम पहले एपी बना लेते हैं। एपी इससे बनाएंगे तो 0 से शुरुआत होता है विषम संख्या, या 1 से। 1 से तो बीच कह रहा है तो वैसे भी 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। लेकिन ये क्या 50 के बीच कह रहा है, तो 50 तो विषम संख्या होती नहीं है। 50 के पीछे कौन सी संख्या होगी? 49 तक होगा। 49 तक विषम संख्या है। अब इस एपी में प्रथम पद क्या प्राप्त हो गया? प्रथम पद 1। सार्वंतर देख ले, यहाँ क्या होता है? सार्वंतर कितना का है इसमें? हाँ, 3 में 1 घट गया 2। उसके बाद हम ये देख रहे हैं 49 क्या है हमारा? अंतिम पद है, पदों की संख्या नहीं है, अंतिम पद। ऐसा थोड़े करा है 49 को विषम संख्या ज्ञात कीजिए, नहीं करा है। ये 49 लास्ट टर्म है, 50 के पीछे 49 लास्ट टर्म है, इसलिए 49 पदों की संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है ये? अंतिम पद है। अंतिम पद का सिंबल होता है एन बराबर 49। अब इसमें एन नहीं है जानकारी, तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि ए एन बराबर हमारे पास है 49, तो क्या जवाब निकलेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ए का मान क्या रखेंगे? ए का मान 1 प्लस एन जानकारी नहीं है, इंटू डी डिफरेंस के बारे में 2 बराबर 49। पहले कौन सा पद उधर जाएगा? संख्या इधर से 1 जाएगा ना। एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 घटा 1। पहले यह 1 चला गया 49 की पक्ष में, तो 49 में 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 48। तो एन माइनस 1 बराबर 49 में 1 घटा 48। आइए गुना 2 उधर जाएगा तो भाग 2, 2 से कट गया कितना बार में? 24 बार में। अब एन माइनस 1 इन बराबर 24 है, इसलिए एन बराबर हम क्या लिखेंगे? 1 उधर ले जाएंगे 24 के पक्ष में, तो 24 प्लस 1 25। एन का मान प्राप्त हो गया ना। अब एन प्राप्त हो गया तो एस एन बराबर जान रहे हैं। अब एस एन बराबर योग करा ना, एस एन बराबर क्या होगा फॉर्मूला? n/2 इंटू ए प्लस एल। क्यों लगा दिए एल? क्योंकि हमारे पास अंतिम पद इस प्रश्न में दिया हुआ है ना, तो कम समय में निकल जाएगा। तो एन का मान कितना निकाले हम? एन का मान 25 बटे 2 इंटू ए का मान 1 प्लस एल का मान 49। अब देखो 25 बटे 2 गुना 49 में 1 करेंगे तो 2 से कटा दो, 25 बार में 25 गुना 25 625। ये हो गया आंसर। लेकिन इसके बाद ध्यान देना, शॉर्ट ट्रिक होता है किसका? विषम संख्या ज्ञात करने का। ये तो हम ऐसे पर न निकाले, लेकिन एक ट्रिक जो कि बहुत ही पहले के क्लास में ही पढ़ा होगा, लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग, लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, जहाँ n अंतिम विषम संख्या, n अंतिम विषम संख्या, जहाँ m क्या होता है? अंतिम विषम संख्या। इस पर देखो कितना शॉर्ट में इसका जवाब आएगा। ये सूत्र होता है n प्लस 1/2 स्क्वायर। तो n हमारा क्या है? n हमारा अंतिम विषम संख्या है। कौन सी संख्या? अंतिम विषम संख्या। इसमें गिनती बताओ कौन सा है? 49 है, तो हम लिख देंगे 49 प्लस 1 है ना, बटा 2 का होल स्क्वायर। तो 49 में 1 जोड़ दिए, 50 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये ना। 50 कितना बार में कट रहा है? 25 बार में। अब 25 का होल स्क्वायर करो, कितना होता है? 625। क्या जवाब अलग है? नहीं है। तो क्या करना है समय की बचत के लिए परीक्षा में?
इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, इस पर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी नोट कर लोगे। तो संख्या 15 में है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने में क्या राशि देनी पड़ेगी यदि इस कार्य को 30 दिन से विलंब काम करता है? कहा जाता है एक ठेकेदार को काम करने के लिए दिया गया कोई काम, और वह उसे यह समय फिक्स कर दिया गया समय कि अगर जैसे मान के चलो 30 दिन का काम है, ठेकेदार को बता दिया गया कि 30 दिन तक अगर काम करते हैं तो उस दिन में कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत या कोई लेट फाइन देने की ज़रूरत। लेकिन उस 30 दिन का एग्रीमेंट के बाद अगर एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा तो पहले दिन का 200 रुपया जुर्माना लग जाएगा। 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा तो 400 नहीं, दूसरे दिन का कह रहा है कि अब 250 यानी 50 रुपया बढ़ाया गया। देखो एपी कैसे बनाती है। ठेकेदार को बताया गया कि एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा तो आपको 200 रुपया जुर्माना लगेगा, और 2 दिन लेट करेंगे आप तो 250 रुपया लगेगा। इसका मतलब 50 रुपया पर डे आगे बढ़ने लगा। पहला दिन का ही चार्ज ज़्यादा था, कहा तीसरे दिन अगर आप 3 दिन लेट करेंगे 300 रुपया लगेगा। इसका मतलब 4 दिन लेट करेगा तो 350 लगता। पहला दिन का चार्ज ज़्यादा रखा, लेकिन उसके बाद का जो चार्ज है कह रहा प्रश्न में कि 50 रुपया प्रति दिन के हिसाब से चार्ज बढ़ने लगा। यह कंडीशन दिया ठेकेदार को। ठेकेदार समझ भी गया कि अब लेट फाइन लगेगा, फिर भी ठेकेदार से 30 दिन लेट हो ही गया। ठेकेदार को 30 दिन तक लेट हो गया, यानी 30 पदों तक इसका हमको एपी ज्ञात करना है योग। ठेकेदार ने 30 दिन विलंब कर ही दिया, इसका मतलब अब 30 दिन का लेट फाइन भरना पड़ेगा किसको? ठेकेदार को। तो ये 30 क्या है? पदों की संख्या है। तो इस एपी में हमारा प्रथम पद कितना है? प्रथम पद 200। उसके बाद सार्वंतर। सार्वंतर देख रहे हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन उसको 50 रुपया ही ज़्यादा लगा है ना, इसलिए डिफरेंस हो गया 250 घटा 200, 50 रुपया। अब देखो 200 कह रहा है कि 30 दिन विलंब किया ठेकेदार ने। कितने दिन? इसका मतलब 30 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो 30 हमारा पदों की संख्या है। पदों की संख्या कितना हो गया? 30 हो गया। इसलिए एस एन बराबर हम लोग जान रहे हैं फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सारा मान हमारे प्रश्न में ज्ञात है। n कितना n है? 30 दिन, यानी 30 दिन का टैक्स यानी फाइन उसको देना है। 2a 2 इंटू ए का मान 200, फिर प्लस n के बदले में 30 घटा 1 इंटू डिफरेंस कितना है? 50 रुपया हर दिन एक्स्ट्रा दिया है। कटा देते हैं 30 2 से 15 बार में, बचा इधर क्या है? 15 इंटू 200 दूना 400 प्लस 30 में 1 घटाएंगे और गुना 50। अब 29 को 50 से गुना कर लेते हैं। 29 को 50 से गुना करें 400 प्लस सीधा जानो ना, 29 को 50 से गुना करेंगे तो 2900 का आधा, 100 का आधा 50 होता है ना, 2900 का आधा क्या हो जाएगा? 1450। तो दोनों जोड़ दो, 15 गुना 1450 में 400 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1850। और 1850 को 15 से गुना करेंगे तो 0 15 25 75 7 15 8 120 7 27 बाकी 12 15 1 15 12 27,750। ये रुपया ठेकेदार को क्या देना पड़ेगा? जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि इस विलंब 30 दिन का किया तो ठेकेदार का जुर्माना राशि कितना हो गया? 27,750। कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या 16 हमारा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की मान ज्ञात करें। देखो प्रश्न में रखा कह रहा है
कि 7 पुरस्कार देना है और 7 पुरस्कार की कीमत कितना दिया हुआ है? 700 रुपया। तो 7 पुरस्कार का जो लगातार कहा जाता है कीमत है, एक दूसरे से 20 रुपया कम है। उदाहरण के तौर पर अगर एक पहला पुरस्कार 100 का है तो दूसरा पुरस्कार 80 का है, तीसरा पुरस्कार 60 का है, तब ना 20 कम हो रहा है। और ऐसे घटते जा रहा है। टोटल पुरस्कारों की संख्या 7 है। तो हमारे इस प्रश्न में तो पहला पद तो जानकारी ही नहीं है, लेकिन दिया हुआ है कि जितना 7 पुरस्कार है इस तरह के समों का योग कितना है? टोटल 700 रुपया। कितना योग है? इसका मतलब ये योग किसको दर्शा रहा है? एसएन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? एसएन को। तो हमारे प्रश्न में दिया है 7 पुरस्कारों का योग, 7 पुरस्कारों का योग, पुरस्कारों का योग 700 रुपया। यह हमें एसएन दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? एसएन। फिर ध्यान से देखो, कह रहा है कि हर एक पुरस्कार एक दूसरे से 20 रुपया कम है। सार्वंतर तो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अरे भले ही पहला पुरस्कार की कीमत प्रश्न में छिपा दिया गया है, लेकिन अगर 20 रुपया कम है, ऐसे मान लेंगे 100 से 80, 80 से 60, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? कैसे समझ रहे हो? 20 हम 100 से दूसरा पुरस्कार 80 पर आ गया, 80 से 60 पर आ गया, तो -20 ना होगा। हम डिफरेंस 80 में घटा 100 करेंगे तो सार्वंतर इस एपी का स्पष्ट दिख रहा है। सार्वंतर -20, क्योंकि 80 में 100 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, और 20 रुपया प्रत्येक से कम कह रहा था, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें? -20। फिर कह रहा है पुरस्कारों की संख्या 7 है। पुरस्कारों की संख्या कितना है? 7। इसका मतलब ये नंबर है, पदों की संख्या। पुरस्कारों की संख्या 7 है। ये हमारा एन दिखा रहा है। क्या दिख रहा है? एन। अब प्रश्न से हम लोग जान रहे हैं ये एस एन दिया हुआ है, ये हमारे पास सार्वंतर है और ये एन है। तो कह रहा है कि 7 पुरस्कार की कीमत ज्ञात कीजिए, मतलब एपी के 7 पद हमको दिखाना है बना के। तो चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है एस एन बराबर 700, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एस एन का, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 700 लिख सकते हैं ना। n/2, n के बदले में क्या मान रखेंगे? 7/2 इंटू 2a, ए जानकारी नहीं है 2a ही रहने दिए। फिर प्लस n तो जानकारी है कितना? 7, तो 7 घटा 1 इंटू डिफरेंस भी जानकारी है कितना? डिफरेंस है -20 बराबर 700। अब ये 7/2 हमारा जो पद इधर गुना में है, जब 700 के साथ जाएगा तो 700 को भाग देगा, तो भाग देंगे। इधर लिख लेते हैं 2a प्लस 7 में 1 घट गया 6 गुना -20, ये इस ब्रैकेट में कर लिए। 7/2 को 700 के पक्ष में ले जाके भाग देंगे, तो भाग देने के बाद क्या हो जाएगा? ये 7/2 पलट के 2/7। हम लोग जानते हैं ना कि भिन्न के भाग में गुना होता है संख्या पे पलट जाने के बाद। 7 से कटा देते हैं, कितना बार में कट गया? 100 बार में। तो कटा दो, उधर कितना हो गया कट के? 2a प्लस ये प्लस माइनस -120 हो गया 120, 2a माइनस 120, और इधर 100 गुना 2 कितना हो गया? 200। अब ध्यान से फिर से देखो, हमारे प्रश्न में 2a माइनस 120 बराबर 200 है, इसलिए 2a बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 किधर घटेगा? 2a माइनस 120 बराबर 200 है, तो 120 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, प्लस हो जाएगा। तो 2a बराबर 200 प्लस 120, तो घट के ये हो गया 2a बराबर 320। कटाएंगे तो कितना बार में कट गया? 160। ए का मान क्या हो गया प्राप्त? 160। ए बराबर 160। इसका मतलब है प्रथम पद 160 आ गया, तो पहला पुरस्कार कितने कीमत का था? 160 रुपये का। अतः पहले पुरस्कार की कीमत
की कीमत कितना हो गया? 160 रुपया। अब हमें सातों पुरस्कार की कीमत ज्ञात करना है, तो सब पुरस्कार की कीमत में कितना घटाते चले जाएंगे? 20 कम करते जाएंगे। तो दूसरे पुरस्कार की कीमत तुम लोग बताओ। दूसरे पुरस्कार की कीमत 160 में फिर 20 घटाएंगे, कितना? फिर तीसरे पुरस्कार की कीमत 140 में फिर घटेगा 20, कितना हो गया? 120। इसी प्रकार चौथे पुरस्कार की कीमत 120 घटा -20 बराबर 100। घटाते चले जाएंगे तो 160, 140, 120, 100 में 20 कम होगा 80, 80 में 20 कम होगा 7 पुरस्कार हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7वां हो गया 40, 60 में 20 हो गया। तो यही पुरस्कार का कीमत हो जाएगा और ये एक तरह से हमारा एपी भी प्राप्त हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 17 कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ और 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? प्रश्न को फिर समझ लेते हैं। एक कक्षा में, क्लास में जो है, विद्यार्थियों ने सोचा कि वायु प्रदूषण जो है कम करना है, इसके लिए हम लोग पेड़ लगाएंगे। और पेड़ लगाने के लिए 12 क्लास तक के विद्यार्थियों ने अपना जो है एक सभा में यह तय कर लिया, कक्षा में हर एक कक्षा वाला अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी एक कक्षा वाला 1 पेड़ लगाएगा, 2 कक्षा वाला 2 पेड़ लगाएगा, 3 कक्षा वाला 3 पेड़ लगाएगा, 4 कक्षा वाला 4 पेड़ लगाएगा। अब यह भी तय किया गया कि हर एक कक्षा में 3 गो सेक्शन है। अनुभाग मतलब सेक्शन, जैसे विद्यार्थी अधिक हो जाता है तो सेक्शन A B C हो जाता है ना, तो यहाँ अनुभाग 1 2 3 दिखाया गया है। इसका मतलब हो गया कि प्रथम कक्षा द्वारा लगाया गया पेड़, लगाए गए पेड़ों की संख्या। अब ये बताओ, एक कक्षा है, नहीं, प्रथम कक्षा मतलब कक्षा 1, कितना पेड़ इसको लगाने के लिए कहा गया है? 1 पेड़। लेकिन इस कक्षा में 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है, तो पहला सेक्शन वाला भी 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन वाला भी और तीसरा सेक्शन वाला भी 1 पेड़। तो कितना लगाया? 3। उसी तरह दूसरी कक्षा वाला भी पेड़ लगाएगा। तो दूसरी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो दूसरी कक्षा वाला अपनी कक्षा के बराबर कितना पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ करके लगाएगा। इसका मतलब उसका सेक्शन A वाला भी 2 पेड़, सेक्शन B वाला भी और C वाला भी, तो टोटल कितना हो गया? इसी क्रम में तीसरी कक्षा वाला को भी कहा गया था, तो तीसरी कक्षा वाला भी अपने नियम का पालन किया। तो तीसरी कक्षा वाला भी अपना जो पेड़ लगाएगा क्लास में, तो वह हर एक कक्षा अनुभाग कितना लगाएगा ना, यही ना लगेगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार एपी तो बन रहा है हमारे पास। एपी क्या बन रहा है? 3 6 9 बढ़ता जा रहा है। और कब तक यह पेड़ लगता रहेगा? 12वीं कक्षा तक, यानी अंतिम 12 पदों तक। कितना तक? 12 पदों तक ये एपी कहाँ तक आगे बढ़ेगा? 12 पदों तक। अब एपी हमें प्राप्त हो गया, तो प्रथम पद जान रहे हैं। प्रथम पद क्या हो गया? 3। सार्वंतर इसमें क्या निकल रहा है? सार्वंतर भी 3 है, सार्वंतर भी 6 में 3 घटा दिए 3। और ये पदों की संख्या अंतिम पद नहीं है, क्योंकि चौथा कक्षा वाला ही 12 पेड़ लगा देगा अकेले ना, 4 4 4 करके तीनों भाग में। तो ये 12 पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? n से। पदों की संख्या बराबर 12।
अब सभी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों का कुल संख्या कितना है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कुल जैसे बात कहा जाए तो योग कह रहा है। योग के लिए फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। रख लेते हैं मान n के बदले में 12/2 इंटू 2a, 2a के बदले में 3, फिर प्लस n के बदले में 12 घटा 1 इंटू डिफरेंस कितना का है, फिर 3 का है। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। 2 6 12 कट गया, कटा के लिखेंगे 6 इंटू 2 तिया 6 प्लस 12 में 1 घट गया गुना 3। अब इसका क्रिया कर लेते हैं तो 6 इंटू 11 तिया 33 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो गया 39। 39 गुना 6 कर लो, 6 9 54 और 6 तिया 18 5 234। इसका मतलब है सभी छात्र कुल मिलाकर कितना पेड़ लगा दिए, 234 पेड़ों की संख्या हो गया। टोटल स्कूल में 234 पेड़ लग गए। कोई दिक्कत किसी को? प्रश्न संख्या 18 में इस प्रकार का एक सर्पिल दिया गया। ये घेरा देख रहे हो ना, कह रहा है कि ये घेरा जो है केंद्र A को B त्रिज्या लेते हुए इसको घुमाया गया एकदम वृत्ताकार पथ में। और ये सर्पिल जैसे दिख रहा ना, ये L1 दिए हैं यहाँ, L1 ये पहला सर्पिल है। फिर नीचे में क्या दिया गया है L2, फिर ऊपर में L3, फिर नीचे में L4। तो प्रत्येक सर्पिल जो है L1 अर्धवृत्ताकार है। ये देख रहे हो L1 क्या है, अर्धवृत्ताकार। फिर L2 भी नीचे में है अर्धवृत्ताकार, फिर L3 भी है अर्ध। हर एक सर्पिल आधा वृत्त के आकार का है। कैसा है? और ऐसी सर्पिलों की टोटल संख्या प्रश्न में दिखाया गया है कुल 13 है। ऐसे 4 तक ही हम सर्पिल भी दिखाए हैं, लेकिन ये घूर्णन और करेगी, टोटल 13 सर्पिल बनाएगी। और प्रत्येक सर्पिल की त्रिज्याएं क्रमशः बढ़ते जा रही है। किस रूप में बढ़ते जा रही है? तो त्रिज्याएं जो इस सर्पिल का दिया हुआ है, त्रिज्याएं 0.5, फिर 1, 1.5 इस तरह से बढ़ते जा रहा है। इसकी त्रिज्या, इस सर्पिल की त्रिज्या है। अब देखो यहाँ पहला सर्पिल क्या है L1। L1 यहाँ ध्यान से देखो, L1 यही ना है, L1 है। इसको हमने L1 नाम दिया है। इसकी त्रिज्या है फर्स्ट टाइम में कितना दिया गया है 0.5। तो ये पहली सर्पिल की त्रिज्या है। फिर नीचे वाला सर्पिल L2 की त्रिज्या कौन सा है 1.0। तीसरे सर्पिल की त्रिज्या कौन सी है? तो प्रत्येक सर्पिल की लंबाई कितनी है, ये तो परिधि से प्राप्त होगा, वृत्त की परिधि से ना। इसकी त्रिज्या, जैसे ये पहला सर्पिल है, हम बड़ा चित्र बना के दिखा देते हैं। अगर ये हमारा पहला सर्पिल है, इसकी त्रिज्या 0 कितना है 5 है, ये बिंदु से स्टार्ट किया गया था। तो अब इसकी परिधि कितना है, इसकी परिधि के लिए तो हमको वृत्त की अर्ध परिधि का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ R1 बराबर, पहला त्रिज्या को हम लोग क्या लिखेंगे 0.5, यानी R1 0.5 सेंटीमीटर। इसीलिए L1 बराबर L1 किसका सिंबल है? पहले अर्धवृत्ताकार, पहले अर्धवृत्ताकार सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की लंबाई, पहले अर्धवृत्ताकार सर्पिल की लंबाई है L1। अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है पाई इंटू R। अर्धवृत्त की फॉर्मूले होते हैं पाई इंटू R। अब पाई का मान हमारे पास प्राप्त है कितना, और R जो R इसका हम पहले सर्पिल का R कितना है 0.5। अब दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या होगा 10, कटा देते हैं। 5 से दूना 10 और 2 से कट गया कितना बार में, तो कट के क्या हो गया 11/7 सेमी। ये पहले अर्ध वृत्ताकार सर्पिल की लंबाई निकला। इसी प्रकार पुनः दूसरा, यानी दूसरे सर्पिल की त्रिज्या कितनी है
जीरो लिख देंगे। R2 बराबर 1.0। तो दूसरे सर्पिल की लंबाई बराबर दूसरे अर्धवृत्ताकार सर्पिल की लंबाई, अर्धवृत्ताकार सर्पिल की लंबाई फिर यही L2 हो जाएगा ना, ये वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा ये ना होगा। इसकी लंबाई के लिए भी फिर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पाई आर, क्योंकि ये पाई आर अर्धवृत्त की परिधि है और हमारा प्रत्येक सर्पिल कैसा है, अर्धवृत्त के जैसा है। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला फिर हो गया पाई इंटू, तो पाई के बदले में 22 बटा इंटू आर के बदले में दूसरा आर ना 1.0, यानी एक ही कहो 1.0 का मान 1 के बराबर है। तो 22/7 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 22/7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार R3 हमारे पास कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर R3 है। तो तीसरे अर्धवृत्ताकार सर्पिल की लंबाई, तीसरे अर्धवृत्ताकार सर्पिल की लंबाई क्या हो जाएगा, सर्पिल की लंबाई L3 के लिए भी हम लोग फार्मूला क्या प्रयोग करेंगे, पाई इंटू पाई का मान 22 बटा और आर का मान, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, 10 में उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 15/10 हो गया, 5 या 15, 5 दूना 2 से तो कितना कट के आ गया 33 बटा। अब हम ये लगातार 3 सर्पिल का लंबाई इसलिए ज्ञात किए कि AP ज्ञात कर सके। अब देखो अगर हम इस सर्पिल की लंबाई क्रमानुसार लिखेंगे तो पहला सर्पिल की लंबाई 11/7, दूसरे सर्पिल की लंबाई, तीसरे सर्पिल की लंबाई 33/7। अतः हमारा यह स्पष्ट दिख रहा है कि AP का निर्माण कर रहा है। AP 11/7, 22/7, 33/7। इसी तरह से टोटल 13 सर्पिल तक जाएगा लंबाई पदों की। कहाँ तक नहीं जाएगा 13 पद तक, क्योंकि हमारे प्रश्न में 13 सर्पिल की बात कही गई है। तो सभी सर्किल इसी क्रम में बढ़ता चला जाएगा। अब यह देख लेते हैं AP बन रहा है कि नहीं, रफ में जांच कर लोगे कि 22/7 में 11/7 घटाओगे तो 11/7 आएगा, फिर 33/7 में भी 22/7 घटाओगे तो 11/7 आएगा। सबका डिफरेंस क्या है, बराबर है, इसलिए ये AP बना रही है। अब हमें ज्ञात करना है इसके 13 सर्पिलों का योग। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 13 सर्पिलों का योग। अब यहां ध्यान दो, अब प्रथम पद हम लोग जान रहे हैं ना, प्रथम पद क्या, प्रथम पद A बराबर 11/7। सार्वंतर की बात करेंगे तो सार्वंतर भी क्या हो गया, सार्वंतर भी 22/7 में 11/7 घटा देंगे तो 22/7 घटा 11/7 कितना हो गया घट के। और पदों की संख्या हमारे प्रश्न में कितना दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे सर्पिल 13 बार घूमेंगे तो इस पदों की संख्या हो गया टोटल 13। तो n का मान हो गया हमारे पास 13। इसीलिए सभी सर्पिल की लंबाई SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN बराबर क्या सूत्र होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब हर एक मान रखते जाते हैं। n/2, n का मान 13 है तो 13/2, फिर इंटू 2a तो 2 गुना 11/7 प्लस n के बदले में 13 घटा 1 और d के बदले में फिर कितना 11/7। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 13/2 हो गया इंटू 11 दूना 22/7 हो गया इधर, प्लस 13 में 1 घट गया 12 गुना 11/7 ये भी हो जाएगा। 13 में 1 घटेगा कितना होगा 12। अब फिर 12 को गुना किससे करेंगे 11/7 से। अब देखो ये 13/2 इंटू दोनों को जोड़ दो 22/7 प्लस बरगरा बतील से 132/7, दोनों को जोड़ेंगे 132 में 22 जोड़ के बता 154 होता है। कितना होता है 154, यानी 154/7 कटा सकते हैं। 7 से 154 कट जाता है कितना बार में 22 बार में। कितना बार में कट गया, फिर 2 से भी कट जाता है 22 कितना बार में। तो कितना गुना करना पड़ा 13 गुना 11, 13 गुना 11 होता है 11 13 43,
यानी 143 सेंटीमीटर सर्पिल की टोटल लंबाई आएगी। सर्पिल की टोटल लंबाई 143 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? 19 नंबर, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, फिर अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ये लट्ठे 200 है, कितनी पंक्तियों में रखे गए होंगे यदि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? कह रहा है लकड़ी का क्रेट, बुझते हो ना, लकड़ी जो काट कर बढ़ई यूज करते हैं, टोटल 200 लकड़ी के लट्ठे हैं और इसको सजाया गया इस क्रम में कि नीचे ध्यान देना कि पहले जो सजाया गया 20 लट्ठे ऊपर रखा गया सबसे नीचे वाले सतह पर, फिर उस पर आगे रखा गया तो 19 हो गया, फिर 18, इस तरह से सजाया गया। कह रहा है कि इसमें जो अंतिम जो पंक्ति रहा उस अंतिम पंक्ति में लट्ठे की संख्या क्या होगी यह ज्ञात करना है। और साथ ही साथ बताया गया कि लट्ठे की कुल संख्या, लट्ठे का कुल संख्या बराबर लट्ठे की कुल संख्या 200 है। लट्ठे की कुल संख्या कितना है? ये 200 क्या दर्शाता है? टोटल लट्ठे की संख्याओं का योग, SN। और AP जब बन रहा है तो इसमें प्रथम पद भी दिख रहा है। कौन सा है प्रथम पद? प्रथम पद, प्रथम पद हो गया 20, सार्वंतर माइनस सार्वंतर हो गया 20 में 19 घटेगा कि 19 में 20 घटाओगे? 19 में 20 घटाएंगे ना, -1, क्योंकि अगले पद में पिछला पद घटाया जाता है। ये -1 हो गया। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कितने पंक्ति होंगे इस लट्ठों को सजाने में और सबसे अंतिम पंक्ति में कितने होंगे, यानी ज्ञात करना है। इसमें N एवं AN ज्ञात करना है। N एवं AN क्या करना है? ज्ञात करना है। कितनी पंक्ति में सजाया जाएगा टोटल 200 लट्ठे को, और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठे क्या होंगे, जिसको हम लोग AN से सूचित करेंगे। अब प्रश्न से हमें पता है SN का मान 200, SN इक्वल 200। क्या फॉर्मूला होता है SN का? N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर 200। N के बदले में कुछ है ही नहीं तो N/2 ही रहेगा। 2A, 2 इंटू 1 के बदले में कितना पता है? 20, दुगुना 20 प्लस N नहीं है जानकारी, इंटू डिफरेंस कितना प्राप्त हुआ है? -1 बराबर 200। अब ये देखो, ये बटे 2 N/2 का जो 2 बटे में है 200 के साथ जाकर क्या होगा? भाग में तो N के साथ है ही, तो भाग में पहले से है और 200 के साथ जाके गुना हो जाएगा। ये N इंटू हम 20 दूना 40, इसको गुना करेंगे तो -1 को N से गुना करेंगे तो -N, और फिर -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1, ये ना होगा बराबर 200 गुना 2। ये 2 कहाँ से आया? N/2 का ही 2 उस ओर चला गया है। कोई दिक्कत नहीं। और इस ब्रैकेट की क्रिया फिर से समझ लो, -1 को N से गुना किए तो -N, और फिर -1 को -1 से गुना किए +1, ये 20 दूना 40। अब ब्रैकेट में हम देख रहे हैं कि 40 में 1 घट जाएगा कि जुटेगा? यहाँ 40 है +1 है, जुटेगा ना। N इंटू 41 माइनस N, 41 माइनस N बराबर 400। अब गुना कर लो, N इंटू 41 कितना हो गया? 41N, फिर N इंटू N स्क्वायर बराबर 400। अब समीकरण के रूप में इसे हम सजाते हैं। इस और में 0 रख लिए, सभी पद को इधर ले आएंगे तो -N² आगे आएगा, इस दूसरे पक्ष में तो प्लस हो जाएगा ना। 41N दूसरे पक्ष में जाएगा तो -41N, और 400 पहले से इस पक्ष में है ही। अब यह द्विघात समीकरण का रूप धारण कर लिया। N² - 41N प्लस 400 बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ तक में दिक्कत? द्विघात समीकरण हल करने की सबसे आसान विधि गुणनखंडन। गुणनखंडन उस तरह से करेंगे कि 400 होना चाहिए गुणा करने के बाद, और जोड़ने के बाद दोनों भागों का योगफल 41। कोई बताओगे कितना लिखेंगे? तुम लोगों में
एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n, माइनस 25 माइनस 16 माइनस 41। अब 25 गुना 16 करोगे तो गुणनफल 400 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 400 इक्वल 0। अब ये प्रथम दो पदों में अलग कॉमन, इसमें अलग कॉमन, कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एन, एन कॉमन निकाल लिए थे, एन घटा 25, और इन दोनों में कॉमन हमारा फिर से क्या आ रहा है? 16। 16 कॉमन ले लेंगे तो एन घटा फिर से 25 इक्वल 0। तो हमारा पद हो गया एन माइनस 25, फिर दोबारा हो गया इंटू एन माइनस 16 इक्वल, यदि एन माइनस 25 इक्वल 0, एन माइनस 25 इक्वल 0, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 25। अब ये एन बराबर 25 भी संभव है। अब इस पर हमारा ए एन निकालेंगे, चूंकि अंतिम पद लट्ठे की संख्या भी ज्ञात करना है, इसीलिए ए एन बराबर, ए एन निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ना। तो ए का मान कितना है हमारे प्रश्न में पहले से? 20 प्लस एन का मान कितना निकला? 25 घटा 1 इंटू डिफरेंस का मान कितना है? माइनस 1, माइनस 1। अब सॉल्व करेंगे। शिवम देख रहे हैं पीछे में क्या कर रहे हैं तुम लोग? 20 प्लस माइनस 25 में 1 घट गया, 24 हुआ ना। 24 को माइनस 1 से गुना करेंगे, माइनस 24। तो 20 में 24 घटाएंगे तो क्या हो गया? माइनस 4। अब ये बात बताओ, लकड़ी की लट्ठे की संख्या टोटल 200 ही है, 200 में ही समाप्त करना है ढेरी को संपूर्ण, लेकिन यहाँ अंतिम ढेरी में माइनस 4 लट्ठे आ गया, तो माइनस कहीं आएगा संख्या में? नहीं आएगा। इसका मतलब ये एन बराबर जो 25 हम निकाले, ये संपूर्ण मान पॉसिबल नहीं है। इसको हम क्या लिखेंगे? असंभव है। यानी ना तो एन का 25 मान संभव है और ना ही एन माइनस 4 मान संभव है। तो द्विघात समीकरण में तो दो दो ऑप्शन होता है आंसर का। अभी पहला आंसर हमारा नहीं हो सका संभव, ये पहला असंभव निकल गया। लेकिन अभी और तो बाकी है, इसमें कौन सा मान बाकी है? एन माइनस 16। हम पुनः लिखेंगे फिर से, यदि एन माइनस 16 इक्वल 0, तो एन बराबर 16, ठीक है। एन बराबर अब की बार 16 अगर निकल गया तो फिर हमको एन के साथ साथ क्या ज्ञात करना है? ए एन भी। तो हम ए एन बराबर लिखेंगे, इसलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान फिर से रखना है कितना? 20 प्लस एन माइनस 1। एन के बदले में अभी हम प्राप्त किए कितना? 16 घटा 1 इंटू डिफरेंस कितना है पहले से? माइनस 1। अब बताओ 20 प्लस 16 में 1 घटा देंगे 15, और 15 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 15। 20 में 15 घट गया, कितना प्राप्त हुआ? 5। इसका मतलब 5 धनात्मक संख्या यह संभव है, ये हमारे पास संभव है। 5 लकड़ी के लट्ठे रखे जा सकते हैं। तो इससे ज्ञात होता है कि टोटल पंक्तियों की संख्या कितना रहा होगा, और अंतिम पंक्ति में लकड़ी के लट्ठे कितने रहे होंगे? 5। तो हम लिख देंगे यहाँ, अतः पंक्तियों की संख्या 16, पंक्तियों की संख्या बराबर 16, और लट्ठों की अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना है? 5। यही हमारा 16 और 5 जवाब आ जाएगा। 16 और 5 आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। हमारा प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय में आलू दौड़ प्रतियोगिता चल रहा था, जिसमें एक सीधी रेखा में 10 आलू रखे गए। कितने आलू? 10 आलू। ये हम आलू का सिंबल दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। और इस आलू से जो है एक बाल्टी रख दिया गया, जो 5 मीटर दूरी पर। कितना दूरी पर? पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर दूर है, लेकिन आलू से आलू केवल 3 मीटर दूर है। कितना दूर है? 3 मीटर दूर है। प्रत्येक आलू के बीच की दूरी 3 मीटर है, लेकिन पहला आलू और बाल्टी के बीच की दूरी कितना है? 5 मीटर है। और प्रत्येक विद्यार्थी को कहा गया कि बाल्टी से दौड़ना शुरू कीजिए,
और पहला आलू उठा के फिर बाल्टी में भर देना है। फिर दूसरे आलू के लिए दोबारा भाग के जाना है। फिर दोबारा दूसरा आलू उठा के भर के फिर तीसरा आलू के लिए तीसरे बार दौड़ना है। यानी एक आलू एक बार उठा के डालेगा, दूसरी बार में दूसरा आलू डालेगा, तीसरी बार में तीसरा, इस तरह से टोटल 10 आलू डालना है। किसमें? बाल्टी में। तो कह रहा है कि जो प्रतियोगी होगा, जो विद्यार्थी सभी आलू को डाल दिया बाल्टी में, उस प्रतियोगी ने सभी आलू को बाल्टी में डालने में लंबाई यानी कितनी दूरी तय कर ली। हम इसे जानने के लिए हम यह जानते हैं कि पहले आलू को रखने में, पहले आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी। धावक चलेगा बाल्टी से ही, हर बार कहाँ से शुरू करता है दौड़ना? अब बताओ, बाल्टी से दौड़कर पहले आलू के पास आएगा तो कितना दौड़ेगा, और फिर बाल्टी में रखने आएगा तो फिर 5। इसका मतलब जो 5 मीटर दूरी दौड़ा, 2 गुना उसको चलना पड़ा। कितना? 10 मीटर। फिर दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए जाएगा, फिर तो वह दौड़ कहाँ से रहा है? फिर बाल्टी के पास ही आ गया ना आलू रखने के लिए। अब दूसरा आलू, मान लो ये आलू रख दिया, ये आलू यहाँ से हट गया। अब दूसरा आलू पे जाने के लिए बाल्टी आलू तक कितना दूरी तय करेगा वह? 5 + 3 ना। दूसरे आलू को दौड़ने के लिए वह 5 + 3 गया, तो 5 + 3 तो आलू तक ना पहुंचा। और फिर उस आलू को भागकर बाल्टी में डालेगा ना, उतना दूरी फिर रिटर्न आएगा, तो फिर वही दूरी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। अरे जो दूरी आलू उठाने में गया, फिर वही दूरी वापस भी आया ना, तो 2 गुना हो गया। तो कितना हो गया ये दूरी? 16 मीटर। चलो दूसरा आलू भी उठा के रख दिया। तीसरे आलू की बात करते हैं। अगर तीसरे आलू को डालने के लिए गया तो कितना दूरी वह बाल्टी से फिर से तय किया? तीसरे आलू को उठाने के लिए जाएगा तो 5 + 3 + 3 ना, तो बाल्टी तक जाने में 5 + 3 + 3, ये तो आलू तक गया। फिर रिटर्न आएगा ना बाल्टी में रखने के लिए, तो फिर इतना दूरी दोहराना पड़ेगा। तो फिर इसको क्या गुना कर देंगे? 2 से क्यों गुना कर रहे हैं? समझ में आ रही है ना क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि उतनी दूरी फिर से रिटर्न आ रहा है, तो फिर दूरी दुगुना हो गया। तो कितना हो गया ये? 22 मीटर। क्या हो गया ये? 22 मीटर। अब इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि इस प्रकार एपी हमारा बन रहा है। कितना? 10, 16, 22 एपी का गठन कर रहा है। लेकिन ये एपी जाएगा कब तक? 10वें आलू तक ना। 10वें आलू के बाद तो प्रतियोगिता खत्म। तो ये 10 पदों तक, कितने पदों तक? 10 पदों तक। अब एपी हमें ज्ञात हो गया, तो प्रथम पद हम जान रहे हैं। प्रथम पद 10। सारवंतर 16 घटा 10, 6। पदों की संख्या 10, क्योंकि आलू की संख्या ही पदों की संख्या को दर्शा रहा है। पदों की संख्या 10। इसीलिए धावक द्वारा तय की गई टोटल दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग SN। इसीलिए SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × d। n/2, n के बदले में 10/2 × 2a, 2 गुना a के बदले में 10, प्लस n के बदले में फिर कितना है? 10 घटा 1, फिर इंटू d के बदले में 6। कोई दिक्कत? सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। ही कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। तो कटा के यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या हो गया? 5 × 10 दूना 20 घटा 20 प्लस 10 में 1 घट गया, 9 गुना 6, 9 गुना 6। अमित लिख लो, कॉपी भर लो पहले। 5 गुना, अब 20 जोड़ कितना हो जाएगा? 9 6 के, तब यही पर आए 9 6 36। खूब पढ़ने में होशियार रहेगी। 54 20 कितना हो गया? 74। 54 20, अब गुना कर दो। 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 2 37। इसका मतलब है
कि धावक को कितना दूरी तो टोटल दौड़ना पड़ा होगा? 370 मीटर है जवाब में। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल को क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों को देखने के लिए मिले। धन्यवाद।